स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। तो करते खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड में भी अब शराब के दामों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। कल शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ को देखकर सरकार कोविड टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। कल ही दिल्ली में शराब पर कोविड टैक्स लगाया गया है। दिल्ली में शराब के दामों में 70% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद उत्तराखंड में भी कोविड टैक्स लगाने पर अब विचार चल रहा है। तक शराब के ठेकों पर जो भीड़ उमड़ी उसने सबकी चिंताएं बढ़ा दी। दिल्ली सरकार को रातों रात ये फैसला करना पड़ा कि अब शराब पर 70% कोविड टैक्स लगेगा। इस दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद उत्तराखंड में भी हलचल दिखाई दे रही है और राज्य सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि उत्तराखंड में भी शराब की दुकानों पर लोगों की बढ़ती भीड़ के मद्देनज़र सरकार शराब के MRP रेट पर कोविड टैक्स लगा सकती है। करीब 50 से 60% कोविड टैक्स लग सकता है। सरकार के इस आशंका के मद्देनज़र कि शराब पर कोविड टैक्स लगाया जा सकता है, शराब की दुकानों पर भी हलचल शुरू हो गई है और प्रत्येक दुकान पर यह बताया जा रहा है कि स्टॉक ख़त्म हो गया, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं है, खरीदारों को उनकी मनपसंद की शराब नहीं मिल पा रही है। ये आशंका जताई जा रही है कि दुकानदारों को भी ये संदेह है, ये आशंका है कि देर शाम तक सरकार हो सकता है कि शराब के दामों में वृद्धि कर दे, शराब पर कोविड टैक्स लगा दे। इसीलिए उन्होंने अपना स्टॉक रिजर्व करना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और आज हरिद्वार में भी शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। जिला प्रशासन के आदेश के बाद खोली गई इन दुकानों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। यहां के रानीपुर, झाल और इस वक्त सीएम योगी कुछ कह रहे, आइए सुनते हैं उनको। यह अत्यंत दुखद है कि भारत की इस मजबूत लड़ाई को कुछ लोग अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार देश के अंदर आपदा के समय में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए एक बड़ा राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के रूप में घोषित हुआ। जो लोग अपने शासनकाल में गरीबों के, महिलाओं के और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याणकारी योजनाओं का पैसा हड़प जाते थे, आज जब ये पैसा उन गरीबों के खाते में पहुंच रहा है तो उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई देती है। 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज, अगर उत्तर प्रदेश की ही हम बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 2,34,00,000 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये आ चुके हैं। पहली किस्त अप्रैल में और दूसरी किस्त इस माह प्रारंभ हो चुकी है। 3,26,00,000 महिलाओं के जनधन अकाउंट में 1,630 करोड़ रुपए अप्रैल महीने में और 1,630 करोड़ रुपए की धनराशि मई महीने में भी आ चुकी है। 1,47,00,000 परिवारों के पास अकेले उत्तर प्रदेश में निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उन्हें उपलब्ध, रसोई गैस के सिलेंडर उन्हें उपलब्ध कराए गए। 18 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में 2 बार का खाद्यान्न वितरित हो चुका है। तीसरी बार का खाद्यान्न वर्तमान में उन्हें प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में प्रदेश सरकार ने अब तक निराश्रित जो श्रमिक हैं, गरीब हैं, डेली कमाने वाले लोग हैं, ऐसे 30 लाख से अधिक गरीबों को भरण पोषण भत्ता, प्रदेश सरकार 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता दे रही है। उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। 88 लाख मनरेगा के मजदूरों को
बढ़े हुए पारिश्रमिक से उन्हें भुगतान किया जा रहा है और उन्हें वर्तमान में 14 लाख से अधिक मनरेगा के श्रमिक वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। उन्हें निरंतर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 88 लाख से अधिक पेंशन धारक, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन, इससे आच्छादित होकर के 2-2 महीने की पेंशन की राशि एडवांस उन्हें उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश के अंदर जितने भी श्रमिक आए हैं, इनके आवागमन के लिए, चाहे उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ले जाना हो, आश्रय स्थल या शेल्टर होम में ले जाना हो, या फिर उन्हें वहां से होम क्वारंटाइन में ले जाना हो, खाद्यान्न का पैकेट देकर के उन्हें वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सरकार कर रही है। और 10,000 से अधिक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज उनकी सेवा में लगाई गई हैं, जिसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हम प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लगभग 50,000 से अधिक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स स्थापित कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, जहां पर निःशुल्क सुविधा कोरोना के उपचार के लिए हर जरूरतमंद को उपलब्ध हो सकती है। और यही नहीं, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के हॉस्पिटल की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की है, जिसमें 1 लाख से अधिक बेड्स उपलब्ध हैं, जहां पर हर व्यक्ति जाकर के बेहतर इमरजेंसी की सेवाओं को ले सकता है। ये सारा कार्य देश की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए जिस धैर्य के साथ हर नागरिक ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा है, कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए ही ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहां अब तक 6.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और मजदूरों को लेकर के आई है। पहले चरण में मार्च में 27, 28, 29 मार्च को हमारे पास 6 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक आया था, जिन्हें सफलतापूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने और उनके उपचार की व्यवस्था, उसके बाद उन्हें खाद्यान्न की व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। भरण पोषण का भत्ता उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। दूसरे चरण में पिछले 3 दिन के दौरान 50,000 से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया है। इन सबको भी क्वारंटाइन सेंटर ले जाकर के इनके हर प्रकार की लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था करने और फिर वहां पे उनके आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत उन्हें होम क्वारंटाइन में भी शासकीय वाहन से ही वहां तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। दुर्भाग्य है, एक तरफ जब गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, युवाओं के साथ और बिना भेदभाव के हर एक तबके के साथ जब सरकार खड़ी है, तब भी कुछ राजनीतिक दल सेवा के कार्य से अलग हट करके केवल राजनीतिक रूप से हर एक मुद्दे में अनावश्यक वेजा राजनीति करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, यह अत्यंत ही मुझे लगता है कि राजनीतिक गरिमा के प्रतिकूल अभद्र आचरण है। जनता सब कुछ जान रही है। इन लोगों के इस नकारात्मक रवैये का जवाब जनता जनार्दन स्वयं देगी। मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि वे देश की लड़ाई में जिस धैर्य के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने अब तक इस लड़ाई को सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना को परास्त करने के लिए जिस लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे भी वैसे धैर्य के साथ, उसी संवेदनशीलता के साथ वे
सहयोग करें। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनता की या अपने सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों के हितों की चिंता और उनको सुरक्षित वापसी करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की जो योजनाएं हैं और कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उस बात का जिक्र करते हुए सीएम योगी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस दौरान राजनीति भी बहुत हो रही है। राजनीति से ऊपर उठकर इन सब बातों को दरकिनार करते हुए विपक्ष को नकारात्मक राजनीति छोड़ते हुए कोरोना के संक्रमण काल में इस तरह की राजनीति को बंद करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो तमाम देशवासी हैं, जो तमाम राज्यों के लोग हैं, वो राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ इस लड़ाई में सहयोग करें, तभी जाकर हम इस लड़ाई को जीतने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये तमाम बातें आज सीएम योगी ने कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि वो लगातार प्रदेश में रहने वाले वासियों को इस कोरोना के संक्रमण काल में बचा कर रखे और तमाम सुविधा मुहैया कराए। और एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। तो आज हरिद्वार में भी शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। जिला प्रशासन के आदेश के बाद खोली गई इन दुकानों में सुबह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। यहां के रानीपुर, झाल, बहादुराबाद, जगजीतपुर, कांगड़ी सहित सभी ठेकों के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। कालाबाजारी रोकने के लिए शराब विक्रेताओं पर एक व्यक्ति को 2 बोतल बेचने के ही आदेश जारी किए हैं। ये जो हमारी केंद्र सरकार की गाइडलाइन है होम मिनिस्ट्री की, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ठेके का संचालन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क लगा के और लोगों को किसी तरह का संक्रमण। मैं 40 दिन से समझ लीजिए इतना परेशान हो गया था बोतल के चक्कर में। हमने ये जो बोतल 800 रुपये में लाए हैं आज, यही बोतल हमने 2500 की ली है और इससे एक तो कालाबाजारी बंद हुई है, ऊपर से जो लोग तड़प रहे थे। हरिद्वार में भी आज शराब की दुकानों को खोल दिया गया है और आप देख सकते हैं सुबह से ही शराब लेने वालों की लाइन यहाँ पर लग गई थी और देख सकते हैं सुबह 7 बजे ठेका जरूर खुला था, लेकिन ये लाइनें जो हैं सुबह बताया जा रहा है कि 5 बजे के लगभग से लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। और क्योंकि कल जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में जो देखने को मिला था कि वाइन शॉप के बाहर लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है, जो सोशल डिस्टेंस है वो नहीं बना के रखा गया था, तो उसके तहत आज यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई थी। सुबह ही पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई थी और सभी को सोशल डिस्टेंस का यहाँ पर पालन कराते हुए शराब की बिक्री की जा रही है। और क्योंकि हरिद्वार रेड जोन एरिया है, तो यहाँ पर जो शहर के आसपास के जो ठेके उनको नहीं खोला गया है, लेकिन आबादी जो क्षेत्र से दूर हैं उन्हीं ठेकों को खोला गया है और उनको सही तरीके से वहाँ पर शराब की बिक्री हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यहाँ पर पूरी तैयारी की हुई है। सुनील पाल, न्यूज़ 18 हरिद्वार। और लॉकडाउन के बीच कई जिलों की सीमा पार करते हुए चमोली तक पहुंचे अमन मणि को अनुमति देने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ लिया। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक को कहा कि डीएम को मामले का परीक्षण करना चाहिए था, जबकि देहरादून के डीएम ने भी इस पर दो टूक जवाब दिया। डीएम का कहना है कि कौन नहीं जानता हम शासन के अधीन काम करते हैं और आदेश कहां से आता है। कि ऐसा है, जिलाधिकारी और जो भी अधिकारी हैं, आप सभी लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं और जानते हैं कि हम शासन के अधीन ही काम करते हैं। कि ऐसा है, जिलाधिकारी और जो भी अधिकारी हैं, आप सभी लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं और जानते हैं कि हम शासन के अधीन ही काम करते हैं। और वहीं इस मामले पर पुलिस की तरफ से भी बयान आया। डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल का कहना है कि घटना के तुरंत बाद केस दर्ज किया गया और फिलहाल देहरादून डीएम इसे देख रहे हैं। आखिर पास बना कैसे? फिलहाल पास बनने की जांच में जुड़ा कोई आदेश अभी फिलहाल नहीं आया है। देखिए, उस संबंध में मैं इतना ही कहूंगी कि जो भी है, मेरे ख्याल से जिलाधिकारी देहरादून को बताया गया है, वो एक बार चेक करा रहे हैं कि कैसे ये पास इशू हुआ, लेकिन कार्रवाई जो होती है, कार्रवाई तुरंत की गई, मेरे ख्याल से यही बड़ी चीज है। और वहीं राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने भी अमन मणि को लेकर बयान दिया है। मदन कौशिक का कहना है कि अमन मणि को परमिशन देना एक बड़ी चूक है और पूरे मामले की अब जांच कराई जा रही है। गलत है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस स्तर पर ये चूक हुई है, जिस स्तर पर इसको जांच होके और इसको आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था, उन स्तरों पर इसको रोका जाना चाहिए था।
तो ये हम लोग दिखवा रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ हुआ है, और दिखवाने के बाद क्या तथ्य संज्ञान में आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। और लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में उत्तर प्रदेश के नौतनवा के विधायक अमन मणि त्रिपाठी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें क्वारंटीन में भेज दिया गया है। नौतनवा के चर्चित विधायक अमन मणि त्रिपाठी को उनके 7 समर्थकों के साथ बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अमन मणि पर पुलिस ने महामारी एक्ट समेत कई धाराओं के तहत कार्रवाई की है। अमन मणि पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर उत्तराखंड जाने का आरोप है। आपको बता दें कि अमन मणि त्रिपाठी 11 लोगों के साथ 3 गाड़ियों में चमोली पहुंचे, लेकिन उन पर कर्णप्रयाग के एसडीएम पर बदसलूकी का आरोप है, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया और अब नजीबाबाद इलाके में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। बिजनौर पुलिस के मुताबिक ये लोग बिना पास के घूम रहे थे। नौतनवा से विधायक श्री अमन मणि त्रिपाठी जी और उनके अन्य 6 साथियों को आज उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। ये लॉकडाउन में अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाए गए हैं। इनको यूपी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी के भी द्वारा कोई अधिकृत नहीं किया गया था उत्तराखंड जाने के लिए। बिना किसी वैध पास के लॉकडाउन में अनावश्यक घूमते हुए इनको पकड़े जाने पर इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूरा देश जहां कोरोना की दहशत में जी रहा है, वहीं नेता इस दौर में भी अपना रौब गालिब करते हुए घूम रहे हैं। क्या जनप्रतिनिधि होने के नाते अमन मणि त्रिपाठी को नियमों को ज्यादा गंभीरता से पालन नहीं करना चाहिए था? बिजनौर से शकील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हल्द्वानी के कोरोना कर्फ्यू वाले इलाके वन भूलपुरा से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन कंटेनमेंट यानी संक्रमित इलाका होने की वजह से यहां पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। कंटेनमेंट जोन के लोगों को इलाके से बाहर निकलने की मनाही है। जरूरी काम होने पर पास के जरिए ही ये बाहर आए जाए कर सकते हैं। इसके अलावा इलाके में अभी भी पुलिस की चौकसी जारी है, क्योंकि इलाके में अभी तक कोरोना के 8 मामले सामने आ चुके हैं। देखिए, बनफूलपुरा इलाके में 8 केस हमारे पास पॉजिटिव निकले थे। उसके बाद में उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था और कंटेनमेंट जोन के हिसाब से वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई थी। बीच में एक झगड़े की वजह से वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया था, तो वो कर्फ्यू हमारे द्वारा हटा लिया गया। मगर कंटेनमेंट जोन के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ही कंटेनमेंट जोन को समाप्त किया जा सकता है। और चंपावत जिले के फंसे लोगों की घर वापसी होने लग गई है। 3 बसों से राज्य के अलग अलग जगहों में फंसे लोग चंपावत पहुंच रहे हैं। अपने घर पहुंचने पर लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं और डीएम का कहना है कि 10,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जो भी दूसरी जगहों से जिले में पहुंच रहे हैं, उनका मेडिकल चेकअप कराने के बाद संस्थागत या फिर होम क्वारंटीन किया जाएगा। वह उस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन के अनुसार लगभग इस जनपद में 10,000 के आसपास लोग आने वाले हैं। उनके लिए हम लोग जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की हो या होम क्वारंटाइन की हो या कम्युनिटी क्वारंटाइन की हो, वो सब व्यवस्थाएं हम लोग जो है विभागीय अधिकारियों के साथ। और राज्य के बाहर फंसे लोगों को उत्तराखंड में लाने में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस की मांग है कि जल्दी लोगों को उत्तराखंड में लाया जाए। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी उसे अमल में लाया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि पहले राज्य के शिविरों में रह रहे लोगों को भेजा जाएगा, जिसके बाद ही बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को लाया जाएगा। बहुत जगह कैंप लगे हैं, उन कैंपों को पहले खाली कराया जाएगा, ताकि जो लोग आएंगे हो सकता है वो संक्रमित हो और कोई दिक्कत आती हो, तो उनको कहाँ रखा जाएगा। पहले इनको भेजने की तैयारी हो रही है और इनको भेजने के बाद फिर जो लोग हमारे फंसे हुए हैं उनके लिए व्यवस्था सरकार कर रही है। थोड़ी धीरे रखना चाहिए। जिसमें उन्होंने कहा है कि अब केवल जो उसमें रह रहे हैं, कैंप में रह रहे हैं और कहीं पर रास्तों में फंसे हुए हैं, उन्हीं लोगों को हम लाएंगे। तो उससे जो बाहर फंसे हुए लोग हैं या जो बाहर वो लोग बहुत परेशान हो गए हैं। और उत्तरकाशी में बाहरी राज्यों से 1,000 से भी ज्यादा लोग जिले की सीमा में आ चुके हैं, जिनका स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की तरफ से मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। कोरोना महामारी का संक्रमण ना फैले, इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी लोगों को प्रशासनिक क्वारंटाइन और ग्राम पंचायतों में भी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की है।
और अल्मोड़ा में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने 10 मई से राशन नहीं बांटने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही जिले भर के विक्रेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की भी चेतावनी दी। राशन विक्रेताओं ने एक ज्ञापन पूर्ति अधिकारी को भी दे दिया है। ऑनलाइन राशन बिक्री, अधिक लाभांश सहित कई मांगों को लेकर पहले ही राशन विक्रेता आंदोलित हैं। कोरोना संक्रमण ने राशन वितरण तो कर रहे हैं, सरकार का अधिक दबाव पड़ने के कारण राशन वितरण ठप करने की अब चेतावनी दी है। ये सारी जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी तो सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता नेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से राशन का वितरण नहीं करेगा। अगर सरकार इसमें ज़बरदस्ती दबाव बनाएगी तो 10 तारीख से पूरे खाद्यान्न का वितरण बंद कर दिया जाएगा। और गर्मी शुरू होते ही सब सांपों के बिलों से सांप अपने बिलों से बाहर निकलने लग जाते हैं। उस बात का सिलसिला भी जारी हो जाता है। ये सांप अपने शिकार की तलाश में कई बार घरों में ही घुस जाते हैं। ऐसा ही एक मामला रामनगर के हिम्मतपुर ब्लॉक में देखने को मिला, जहां पर एक किंग कोबरा एक घर में जा घुसा, जिसे सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप और उनकी टीम ने कई घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। ये किंग कोबरा 16 फीट लंबा बताया जाता है। सूचना मिली थी क्या नाम है, हिम्मतपुर ब्लॉक में किसी के घर में एक कोबरा सांप है। जब हमने जाके देखा तो वो किंग कोबरा था, जिससे कि वहाँ हड़कंप मचा था। हमने वाकुशल उसको पकड़ा। पकड़ने के उपरांत अभी हम सीधे जंगल में छोड़ने इसको जा रहे हैं। और देवभूमि में काफल का स्वाद नहीं लिया तो फिर क्या लिया, लेकिन इस बार मौसम चक्र में बदलाव का सीधा असर औषधि गुणों से भरपूर काफल के फलों पर पड़ रहा है। पहाड़ के रसीले फल काफल का अभी तक लोगों को स्वाद नहीं मिल पा रहा है। आमतौर पर अप्रैल महीने में बाजारों में पहुंच जाने वाला काफल अभी भी पेड़ों पर पकने का इंतजार कर रहा है। ओलावृष्टि ने पहले तो काफल को बर्बाद किया, फिर बचे हुए काफल अभी तक पक भी नहीं सके हैं। फल के पकने में हो रही देरी से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ये पहाड़ पर रोजगार का एक जरिया भी है। लास्ट ईयर काफी अच्छा काफल था यहाँ पे, मार्केट भी काफ़ी जाता था। इस टाइम पे काफल ओलों ने भी काफ़ी गिरा दिया है। मौसम की वजह से भी काफ़ी काफल को नुकसान हुआ है, जिससे कि इस टाइम पे मार्केट में भी काफल नहीं जा पा रहा है और काफ़ी काफल लेट हो चुका है। काफल को पेट के रोगों के लिए अच्छा माना जाता है, साथ ही मधुमेह के रोगियों के लिए भी ये रामबाण है। इस बार काफल के आने में देरी पर पर्यावरण वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तक पहाड़ों में हो रही बारिश और ठंड के चलते काफल नहीं पक पाया है, जो बीते 7 सालों में पहली बार देखा गया है। एक तो ये कारण हो सकता है कि इस बार जो विंटर्स थे वो काफ़ी सीवियर रहे, काफ़ी ज़्यादा ठंड रही इस बार हमारे यहाँ, जिस कारण से ठीक टेम्परेचर्स, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर्स नहीं मिल पाए हैं और काफल अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ है। कारण भले ही जो भी हो, काफल इस बार देरी से पका है, ये तो साफ जाहिर हो रहा है। मगर ये लॉकडाउन का असर है या बदले मौसम के मिजाज का असर, इस पर शोध होना बाकी है। वीरेंद्र बिस्ट, न्यूज 18, नैनीताल। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।